इस कहानी की शुरुआत साल 1967 जॉर्डन से होती है। यहाँ पर हमें रेगिस्तानी इलाका दिखाया जाता है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर इलाका है। जिसके बाद हमें रेफ्यूजीज का एक बहुत लंबा काफिला दिखाया जाता है जो पैदल चल रहे होते हैं। दरअसल ये लोग फलस्तीन से हैं और इसराइल ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये लोग माइग्रेट करके जॉर्डन आ रहे हैं। इन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ खो दिया है। लोग ट्रक्स के पीछे भाग रहे होते हैं जो नए रेफ्यूजीज को लेकर आ रही होती है। हर तरफ सिर्फ शोर है, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही होती हैं और लोग अपनों को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच हमें 11 साल का तारिक और उसकी माँ गायदा दिखाई देते हैं। गायदा तारिक का हाथ इतनी जोर से पकड़े हुए है जैसे उसे डर हो कि वो खो जाएगा। ये लोग भीड़ के बीच में से रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक छोटा सा टेबल लगा होता है जहाँ एक औरत बैठी है। एक ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम बताओ। गायदा कहती है कि अता मोहम्मद अताउल्ला। ऑफिसर दूसरा सवाल करता है कि गाँव कौन सा है। गायदा कहती है कि विलेज इम्वास। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी पूछता है कि क्या बैत नुबा से कोई खबर आई है। यहाँ हर कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उनके चेहरों पर सिर्फ नाउमीदी है। इसके बाद हमें हरी रेफ्यूजी कैंप का मंजर दिखाया जाता है जो रेगिस्तान के बीच बना है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ सफेद रंग के टेंट्स लगे हुए हैं। गायदा और तारिक अपने नए टेंट के अंदर आते हैं जो उनका घर है। टेंट के अंदर जमीन पर सिर्फ पतले गद्दे बिछे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। गायदा वहाँ अपना सामान रखती है। यहाँ पर हमें तारिक के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। गायदा कोशिश करती है कि तारिक का दिल लगा है, इसलिए वो उसे एक किताब पढ़कर सुनाती है। तब वो अचानक कहता है कि मेरा टीचर बहुत बदसूरत है, उसका चेहरा बिल्कुल उल्लू जैसा है। गायदा उसे चुप कराती है लेकिन तारिक अपनी धुन में है। तारिक के दिमाग में सिर्फ उसका बाप चल रहा होता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास टेलीस्कोप होता तो मैं देख लेता कि बाबा कहाँ है। मैं उन्हें पहले ही देख लेता इससे पहले कि वो हमें देखते। फिर मैं तैयार हो जाता, अच्छे कपड़े पहनता और हम अपना सामान पैक कर लेते। तारिक उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ को देखता है। वो पूछता है हम इस बेकार जगह पर नहीं रहेंगे। वो इस बात के लिए अपनी माँ से कंफर्मेशन मांगता है। गायदा हाँ में सर हिलाती है लेकिन हमें गायदा की आंखों में दिखता है कि वो झूठी तसल्ली दे रही है। वो जानती है कि हालात बहुत खराब हैं और शायद वो जल्दी वापस ना जा पाए। अगले सीन हम देखते हैं कि कैंप में एक शादी हो रही है। लोग अपनी मुसीबतों को भुलाकर थोड़ी देर खुशी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत गायदा के पास आती है और पूछती है कि तुम कहाँ से हो। गायदा कहती है कि हम बेतनुबा से हैं। वो औरत बताती है कि हम अहम करम से आए हैं। गायदा पूछती है कब आए थे। वो औरत कहती है कि पूरे 20 साल पहले। ये सुनते ही तारिक जो पास में खड़ा था वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो चीखता है कि 20 साल, आप यहाँ 20 साल से हैं। तारिक कहता है कि इसका मतलब 7300 दिन। दरअसल तारिक को लगता है कि अगर वो यहाँ रुका तो वो भी 20 साल तक यहाँ फंस जाएगा। अब अगली सुबह कैंप में रूटीन लाइफ शुरू होती है जो बहुत बोरिंग है। लोग पानी के लिए लाइन में लगते हैं, खाने के लिए लाइन में लगते हैं, हर चीज के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। तारिक स्कूल में बैठता है लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होता। तारिक बस खिड़की के बाहर देखता रहता है जहाँ ट्रक्स आ रहे हैं। टीचर कायदा के पास आता है और उसकी शिकायत करता है। वो कहता है कि तारिक स्कूल आता है लेकिन कुछ करता नहीं, ये दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है, इसका ध्यान कहीं और है। कायदा अपने बेटे को डिफेंड करती है और गुस्से में कहती है आप मेरे बेटे को दूसरे जैसा मत समझिए, वो उनसे अलग है। कायदा टीचर को चुप करा देती है लेकिन अंदर से वो भी डरी हुई है। घर आकर वो तारिक से बात करती है। तारिक फिर वही सवाल पूछता है हम वापस कब जाएंगे। कायदा कहती है कि हमें इंतजार करना होगा, पापा हमें ढूंढ लेंगे। तारिक जिद करता है अगर उन्हें ये जगह नहीं मिली तो हम वापस जाकर उन्हें क्यों नहीं ढूंढते। कायदा कहती है कि यहाँ रहना सेफ है, बाहर खतरा है। तारिक कहता है कि हम पैदल वापस आए थे और हम पैदल भी वापस जा सकते हैं। इस बात से कायदा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि बस बहुत हो गया। तारिक गुस्से में ट्रेन से बाहर निकल जाता है और सड़क के किनारे जाकर बैठ जाता है। वहाँ वो आते जाते ट्रक्स को देखता है। वो हर ट्रक्स के ड्राइवर को गौर से देखता है कि शायद उसका बाप हो, लेकिन हर बार अनजान चेहरे दिखाई देते हैं और तारिक की उम्मीद टूट जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। एक सीन में तारिक वापस टेंट में आता है जहाँ माँ खाना बना रही होती है। तारिक देखता है और नाक सुकोड़ता है। वो कहता है कि मैं इस्लामी चीजें नहीं खाता। गायदा उसे डांटती है और कहती है कि शर्म करो, चुपचाप खाओ। खाते हुए तारिक पूछता है कि हमारा घर किस डायरेक्शन में है, हम किस तरफ से आए थे मुझे याद नहीं आ रहा। गायदा परेशान होकर कहती है कि मुझे नहीं याद। तब तारिक को अचानक वो दिन याद आता है जब वो अपने बाप के साथ पिकनिक पर गया था। उसके पापा ने उसे एक लकड़ी की स्टिक जमीन पर गड़ाना सिखाया था। उन्होंने बताया था कि सूरज की परछाई से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। सूरज हमेशा वेस्ट में ढलता है, जहाँ सूरज ढलता है वही हमारा घर है। ये सोचने के बाद तारिक की आंखों में एक चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे रास्ता मिल गया है। वो कहता है कि हम वापस जा सकते हैं, हमें रास्ता पता है। कायदा कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन तारिक ने अपने दिमाग में फैसला कर लिया है।
अगले दिन तारक अपना स्कूल बैग उठाता है और कैंप से निकल जाता है, लेकिन वो स्कूल की तरफ नहीं जाता बल्कि कैंप की बाउंड्री पार कर लेता है। ऊपर धूप बहुत तेज होती है। तारक अकेले ही रेगिस्तान में चलता जा रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद मंजर बदलने लगता है। सूखी जमीन और पत्थर खत्म होते हैं और हरियाली आने लगती है। तारक एक घने जंगल में पहुंचता है जहाँ बड़े बड़े दरख्त होते हैं। वो बहुत थक चुका है, प्यासा है और भूख से निढाल है। वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश होने लगता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अलग तरह के कैंप में होता है। लेकिन ये रेफ्यूजी कैंप जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ लोग जमीन पर सो रहे होते हैं। तारक देखता है कि इन लोगों के पास है और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक नौजवान आदमी जिसका नाम लेथ है वो तारिक के पास आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जा रहे थे। तारिक कहता है कि मैं घर जा रहा था। लेथ हैरानी से पूछता है कि तुम कैंप से आए हो, लेकिन तारिक इसका कोई जवाब नहीं देता, बस उसे घूरता है। लेथ तारिक को अपने साथ ले जाता है। वो तारिक को बाकी लोगों से मिलवाता है। दरअसल ये सब फिदाइन है, यानी फ्रीडम फाइटर्स जो जंगल में रहते हैं। वो लोग तारिक को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। लेथ बताता है कि मुझे ये जंगल में मिला, ये बहुत बीमार था। एक फाइटर कहता है कि क्या ये कोई पिकनिक स्पॉट है जो बच्चों को ले आए हो, लेकिन लेथ उनकी बात नहीं सुनता और तारिक को खाना देता है। इसमें से यहाँ भी वही सब्जी बनी होती है जो तारिक को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन भूख की वजह से वो चुपचाप खा लेता है। लेथ कहता है कि मैं कल तुम्हारे कैंप जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ वापस छोड़ दूंगा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान होगी। अब इसके बाद रात होती है और जंगल में आग जलाई जाती है। सब फाइटर्स आग के पास बैठे होते हैं और वतन की याद में गाना गाते हैं। तारिक उन्हें देखता है और उसे पहली बार अच्छा लगता है। उसे लगता है कि ये लोग रोते नहीं हैं बल्कि कुछ कर रहे हैं। ये लोग रेफ्यूजी बनकर भीख नहीं मांग रहे बल्कि लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह होती है और तारिक देखता है कि कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। वो लेथ से पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लेथ कहता है कि हम घर जा रहे हैं, यानी फलस्तीन। तारिक कहता है कि मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम बहरे हो, तुम अभी बच्चे हो। तारिक गुस्से में कहता है कि मैं इंतजार नहीं करना चाहता, तुम सब बोरिंग हो। लेथ उसे समझाता है कि हम फिदाइन हैं, हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैंप में एक नया आदमी आता है जिसका नाम वलीद है, जो रशिया से आया है। लेथ तारिक के पास बैठता है और उसे कार्ड्स खेलना सिखाता है। वो उसे 3 क्वींस वाली ट्रिक दिखाता है और तारिक बहुत खुश होता है। एक दूसरा फाइटर फिलोसफिकल बातें करता है। वो कहता है कि खुदा किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले। लेथ तारिक को देखता है और कहता है कि चलो तुम्हें शेव करते हैं। दरअसल वो उसके साथ मजाक करता है। तभी अचानक कैंप में शोर मच जाता है। दरअसल कायदा वहाँ पहुँच गई है। कायदा तारिक को ढूंढते हुए जंगल तक आ गई थी। वो तारिक को देखकर कहते कि तारिक इधर आओ। तारिक अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो वापस नहीं जाना चाहता। कायदा लेथ से कहती कि तुमने मेरे बेटे को किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को यहाँ रखने में। लेथ शांति से कहता है कि हमने इसे नहीं बुलाया, ये खुद आया है। तारिक अपनी माँ को कहता है कि मैं इनके साथ हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कायदा उसे कहते हैं कि हम अभी के अभी घर जा रहे हैं, लेकिन तारिक वहाँ से नहीं हिलता। वो उसके साथ चलने से मना कर देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है और जंगल से निकलना सेफ नहीं है। लेथ कायदा को ऑफर करता है कि आज रात यहाँ रुक जाओ, सुबह चली जाना। कायदा बहुत गुस्से में होती है, लेकिन मजबूरी में उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है। रात को वो देखती है कि ये टूरिस्ट नहीं है बल्कि ये आम लोग हैं। वो लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कायदा तारिक से पूछती है कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। तारिक कहता है कि बाबा को नहीं पता कि हम कहाँ हैं, वो कैंप में कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो शायद मिल जाए। अगली सुबह कायदा लेथ का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वो उससे पूछती है कि हमने सब कुछ कैसे खो दिया। लेथ कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि हमने कुछ नहीं खोया, हम अपनी जमीन वापस लेंगे। धीरे धीरे कायदा कैंप के माहौल में एडजस्ट होने लगती है। वो देखती है कि तारिक यहाँ खुश है। वो लेथ के पीछे घूमता है। एक सीन में लेथ और बाकी लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तारिक जिद करता है कि मुझे भी खेलना है। वो लोग तारिक को खेलना सिखाते हैं और तारिक जीत जाता है, जैसे सब हंसते हैं और कायदा भी दूर से देखकर मुस्कुराती है। कायदा कैंप के किचन में मदद कराती है, फाइटर्स के कपड़े धोती है। वो समझ जाती है कि ये लोग बुरे नहीं है। अब इसके बाद कैंप में रेडियो में खबर आती है कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने हारी रेफ्यूजी कैंप पर मिसाइल्स डाले हैं। कायदा ये सुनकर डर जाती है। वो वही कैंप था जहाँ से वो आए थे। अगर वो वहाँ होती तो शायद मर चुकी होती। रेडियो पर बताया जाता है कि रेफ्यूजी कैंप सब रिक्रूटमेंट ग्राउंड बन गए हैं। अब कायदा के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन अबू अकरम जो कि इन सब का लीडर है, वो सबको लेक्चर दे रहा होता है। तारिक पूछता है कि मुझे कब मिलेगा, सबके पास आ रहे हैं। अबू अकरम कहता है कि सब्र करो, पहले फोकस और एंड्योरेंस सीखो। वो कहता है कि हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम हमारे बाद झंडा उठा सको।
अब ट्रेनिंग शुरू होती है। फाइटर्स दौड़ लगाते हैं और पुशअप्स करते हैं। तारक भी उनके साथ दौड़ता है और एक्सरसाइज करता है। लैथ उसे इनकरेज करता है। गायदा लैथ से पूछती है तुमने शादी क्यों नहीं की। लैथ कहता है कि मुझे जल्दी नहीं है। गायदा कहती है कि मैंने जल्दी शादी कर ली थी। काश मैं और छोटी होती तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा वक्त मिलता। कुछ दिन बाद कैंप में हलचल बढ़ जाती है। खबर मिलती है कि उन्हें अपनी लोकेशन बदलनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से उन्हें मिशन पर जाना है। माहौल में टेंशन आ जाती है। सब लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। अब वो अकरम स्पीच देता है कि तुमने मेहनत की, अब वक्त आ गया है। अल नबूल सी रास्ता जानता है, वो आज रात लीड करेगा। गायदा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लैथ कहता है कि हम जा रहे हैं। तारिक जिद करता है कि मैं उनके साथ जाऊंगा। गायदा उसे पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मेरे बेटे हो और मेरे कमांड में हो। तारिक गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि झूठ, तुम सब झूठे हो। वो अपनी माँ से कहता है कि तुमने बाबा को उदास किया था, तुम हमेशा उन्हें परेशान करती थी, इसीलिए वो चले गए। अब वो खो गए और तुमने उन्हें खो दिया। ये अल्फाज गायदा के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। वो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि तारिक ने उसके अंदर के डर को बोल दिया। अब रात को फाइटर्स निकलने लगते हैं। लैथ तारिक के पास आता है और उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा वक्त बाद में आएगा, अभी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, वो अकेली है। लैथ गायदा को देखता है और बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है और कैंप अब खाली हो चुका है। इस बड़े जंगल में गायदा और तारिक अकेले रह जाते हैं। गायदा समझ जाती है कि अब उन्हें भी यहाँ से निकलना होगा। वो लोग जंगल के रास्ते से वापस सड़क की तरफ आते हैं। चलते चलते वो एक दोहराए पर पहुंचते हैं। एक रास्ता वापस हैरी रेफ्यूजी कैंप की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता बॉर्डर की तरफ जाता है जहाँ फलस्तीन है। गायदा रुक जाती है और सोचने लगती है कि अब कहाँ जाए, लेकिन तारिक का हाथ उसकी पकड़ से छूट जाता है। तारिक बिना रुके बिना मुड़े दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। वो रास्ता जो वापस नहीं जाता बल्कि आगे जाता है। गायदा उसे देखती है और वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब रुकने वाला नहीं है। वो अपना भारी सूटकेस वहीं सड़क पर जमीन पर छोड़ देती है। उस सूटकेस में उनकी पुरानी जिंदगी और रेफ्यूजी होने का बोझ था। गायदा भी तारिक के पीछे पीछे उस नए रास्ते पर चलने लगती है। ये दोनों माँ और बेटा अकेले ही सड़क पर चल रहे होते हैं। ये लोग हॉरिजॉन की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हमें नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होगा, लेकिन फिल्म का मैसेज साफ है कि उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया है। उन्होंने रेफ्यूजी बनकर रहने से इनकार कर दिया है। वो अपनी मंजिल की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है।